हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है मौर्योत्तर काल। चलिए चलिए इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रुद्रदामन 130 से लेकर 150 ईस्वी को जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। यानी रुद्रदामन के द्वारा जो लिखा गया अभिलेख था वह था जूनागढ़ अभिलेख, जो गुजरात जो राज्य है और गुजरात में ही गिरनार पर्वत है वहां से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। यानी यह अभिलेख जो है जूनागढ़ अभिलेख, जो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। यानी संस्कृत में काव्य शैली के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यानी रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें वह किस वंश से संबंधित थे उसके बारे में कहा गया है, बताया गया है। उसने कौन कौन सा अभियान किया, उसमें जो विजय हासिल की, कौन कौन से युद्ध किए उसके बारे में बताया गया है। उसने शासन किस प्रकार किया था, शासन के बारे में बताया है। उसका व्यक्तित्व कैसा था, ये सारी बातें इस अभिलेख में बताया गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। यह जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, इसमें सुदर्शन झील के ऊपर जो बांध बनाया गया था और उसका जो पुनर्निर्माण कैसे किया गया उसके बारे में भी बताया गया है। कुजुल कैटफिशस लगभग 45 से 85 ईस्वी में कुजुल कैटफिशस लगभग 45 से 85 ईस्वी ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। यानी कुजुल कैटफिशस जो शासक था वो भारत के जो पश्चिम का क्षेत्र था जिस पर सर्वप्रथम उसने अधिकार किया था। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुजुल कैटफिशेस तांबे के सिक्के जारी किए थे। उसके सिक्कों पर धर्म थिदस तथा धर्मथित धर्म में स्थित उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम भीम कैटफिशेस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। भीम कैटफिशस जब शासन कर रहा था तो उसके काल में ही सबसे पहले कुषाण वंश का शासन स्थापित होता है। भीम कैटफिशस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। कुजुल कैटफिशस तांबे के सिक्के चलाए थे, जबकि भीम कैटफिशस ने स्वर्ण यानी सोने के और तांबे के दोनों के सिक्के चलाए थे। शिव, त्रिशूल एवं नंदी की आकृति इसके सिक्के पर मिलती है। तो कहा जा सकता है कि शिव और त्रिशूल तथा नंदी की जो आकृति है, सांड को नंदी कहा जाता है, इनकी आकृति किस शासक के सिक्के पर मिलता है? तो इसका उत्तर होगा भीम कैटफिशेस। इसने महेश्वरी नामक उपाधि धारण की थी। यानी भीम कैटफिशेस जो थे, जो शासक थे, इसने महेश्वर नाम की उपाधि भी धारण की थी। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंदी यवन राजाओं ने करवाया था। यानी उत्तर और पश्चिम, उत्तर जम्मू कश्मीर के साइड और पश्चिम आप चले जाइए अफगानिस्तान के साइड, इस क्षेत्रों में जो स्वर्ण सिक्के का प्रचलन करवाया था वो इंडो ग्रीक शासक, जो हिंदी यवन शासक कहलाते थे, राजा कहलाते थे, उसने करवाया था। जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। यानी रेगुलर रूप से, नियमित रूप से, हमेशा के लिए जो स्वर्ण सिक्के चलाया था वह कुषाण शासक ने चलाया था। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। कुषाण वंश जो शासन कर रहा था, उनके शासकों ने स्वर्ण यानी सोने के और ताम्र यानी तांबे के सिक्के का व्यापक अधिक मात्रा में प्रचलन में लाया था। कुषाण शासकों में
कुषाण शासकों में भीम कैडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुषाण जो शासक थे उसमें से कौन सा शासक था जो सर्वप्रथम सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, तो ये था भीम कैडफिसेस। ये प्रश्न भी पूछा गया है। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुध का अंकन मिलता है, यानी कुषाण शासक जो कनिष्क थे उसके कनिष्क भी कुषाण शासक से, कुषाण वंश से संबंधित थे, उनके सिक्के पर बुध का अंकन मिलता है, यानी बुध की प्रतिमा उस पर बनाई गई थी। योधेय का प्रमाण पुराण, अष्टधाई तथा बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्व पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। बृहद संहिता इत्यादि जो ग्रंथ से प्राप्त होते हैं, इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लेकर कनिष्क के राजरोहण, यानी कनिष्क का जो राजरोहण हुआ था 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष में सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के रवतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख मिलता है। रवतक अभिलेख जो है वो कनिष्क से जुड़ा हुआ है और उस पर 4 शहर के बारे में पता चलता है, और ये 4 शहर थे, पहला साकेत, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा चंपा था। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारियों को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। यानी जैन ग्रंथ कहता है कि विक्रमादित्य की जो उत्तराधिकारी थे, यानी विक्रमादित्य का जो उपाधि धारण करते थे, वह शासक को 135 ईस्वी विक्रम संवत में शकों ने पराजित किया था। इनको शक शासक जो थे उसने हराया था और इसके उपलक्ष्य में उसने शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 से -57 अर्थात 78 ईस्वी आती है। यानी 135 में से जब 57 हम माइनस कर देंगे तो 78 प्राप्त होता है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना जाता है, यानी शक संवत का। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। यानी यह कैलेंडर का जो प्रयोग किया जाता है वो विश्वव्यापी है, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर अन्य देशों में भी इनका प्रचलन में है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ होता है, जो 57 ईस्वी पूर्व है, तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ होता है, प्रारंभ 78 ईस्वी प्राप्त होता है। चैत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है उसका प्रथम माह को चैत कहा गया था। जैसे वर्ष को जनवरी से शुरू करते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय पंचांग में जो प्रथम माह है वह चैत से शुरू होता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत तथा मालवा संवत। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर जो है उसमें शक संवत को अपनाया गया है। अब अशब घोष कनिष्क के राज्य कवि थे, यानी कनिष्क जो शासक था उनके राजकवि का नाम अशब घोष था। सौदरानंद, बुद्धचरित तथा सारिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अशब घोष की जो रचनाएं हैं उसके द्वारा जो लिखी गई ग्रंथ है वह है सौदरानंद, बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। कनिष्क के काल में वसुमित्र भी उसके दरबार में रहते थे और वह योग्य विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी की थी। यानी चतुर्थ 4 बौद्ध संगति हुआ है, जिसमें जो चौथे बौद्ध संगति था उनकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया है, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे और ये विद्वान व्यक्ति थे। अशब घोष, नागा अर्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। हमने देखा कि अशब घोष भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, वसुमित्र भी रहते थे, नागा अर्जुन भी रहते थे, पार्श्व भी रहते थे और चरक भी कनिष्क के दरबार से संबंधित थे।
पतंजलि ने पाणिनि के अष्टधाई पर महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि ने पाणिनि के द्वारा जो अष्टधाई ग्रंथ लिखा गया है उसी पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महाभाष्य, जो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। जब शुंग वंश भारत में शासन कर रहा था तो उसी समय जो पतंजलि थे वो विद्वान थे और इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कहा जाता है कि पतंजलि जो था, महर्षि पतंजलि, ये शुंग काल में बड़े विद्वान व्यक्ति थे और यह उन लोगों को अपना शिष्य बनाया था पतंजलि ने जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी। आज जो भारत देख रहे हैं इससे बाहर तक कुषाण वंश का साम्राज्य का विस्तार था। इस वंश का महान शासक कनिष्क था। कुषाण वंश के ही सबसे योग्य शासक कनिष्क थे, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तर अफगानिस्तान से लेकर पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। यानी कुषाण वंश के सबसे योग्य शासक थे कनिष्क और उसके काल में जो कुषाण वंश था वो बृहद क्षेत्रों पर शासन कर रहा था। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी और अरिकामेडु में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिम विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। कह रहा है कि पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी और अरिकामेडु ये दोनों ऐसे से जानकारी प्राप्त होता है कि ये भारत में, कह रहा है, अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र की उपस्थिति था और जिनसे यह साक्ष्य मिलता है कि कुषाण का जो व्यापार होता था पश्चिम विश्व के साथ होता था, तो फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता हुआ जाता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाण सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन ये जो साक्ष्य मिला है इसमें यह कहा गया है कि ये मालूम नहीं है कि कुषाण जो शासन कर रहे थे उसकी नौसेना अच्छी थी या सशक्त थी या नहीं थी, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। जब कुषाण वंश शासन कर रहे थे और उसमें भी कनिष्क का जो काल था तो उसमें कह रहा है कि कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। कला के लिए दो शैली का विकास हुआ था। एक शैली था उसमें गंधार शैली और दूसरा था मथुरा शैली। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गंधार शैली है। गंधार शैली में जो था, जो चित्र बनाए जाते थे, कला का जो विकास हुआ था तो उस कला में दो मिश्रण थे। एक तो था भारतीय कला और यूनानी आकृति। यूनान की कला और भारतीय कला को जो मिला देता था तो वह गंधार शैली कहलाता था। तो गंधार शैली की विशेषता थी भारतीय कला और यूनानी कला। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण शासक थे और गंधार शैली को जो संरक्षण दिया था, उनको बढ़ावा दिया था, उनको आगे बढ़ाने का काम किया था, तो वो शासक थे शक शासक। यानी शक वंश जो शासन कर रहा था तो उनके काल में, और कुषाण वंश जब शासन कर रहा था तो उनके काल में गंधार शैली का विकास हुआ और फला फूला। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। यानी गंधार कला जो था इसका जो विषय था बौद्ध कहलाता था, इसी कारण इसे यूनानी बौद्ध भी कहा गया, क्योंकि यूनान की भी विशेषता थी। इंडो ग्रीक यूनानी को ही इंडो ग्रीक कहा जाता है और ग्रीको रोमन भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन भी कहा जाता था। गंधार कला में सदैव हरित, स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। यानी हरित, स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग किया जाता था मूर्ति बनाने के लिए। अफगानिस्तान का बामियाना पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बौद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान में बामियाना एक जगह है जहां पर पहाड़ी को काटा गया था और बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन बौद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। लेकिन कह रहा है अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन स्थापित होता है तो ये जो बौद्ध की प्रतिमा थी उनको उसने नष्ट करवा दिया है। कुषाण काल प्रथम शताब्दी ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। कह रहा है बाल विवाह आज भी हमारे भारत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। और इसका बाल विवाह का जो शुरू हुआ था वह कुषाण काल में ही शुरू हुआ था और प्रथम शती ईस्वी में।
स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति हो गई थी इसके काल में, और बाल विवाह का प्रचलन करवा दिया था, जिससे समाज में निम्न स्थिति में ला दिया था कुषाण वंश के शासन को। भारत में बाह्य आक्रमणों के कालों का सही कालक्रम है, यानी भारत में जो बाहर क्षेत्र से आक्रमण हुआ है उनको देख लेते हैं। तो पहले यूनानी का आक्रमण हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में, जो सिकंदर महान यूनान से जुड़े हुए थे। उसके बाद शक का होता है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में। उसके बाद कुषाण का आक्रमण होता है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व। और ये सभी जो आक्रमणकारी थे ये सभी पश्चिम से जुड़े हुए थे, यानी भारत के बाहर के क्षेत्रों के थे। ईरानी शासक में देखते हैं डेरियस प्रथम, जो 522 से लेकर 486 ईस्वी पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। ईरानी शासक जो डेरियस प्रथम था वह सबसे पहले भारत के कुछ भाग को जीत के अपने अधीन कर लिया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व के और इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। हेरोडोटस जो एक इतिहासकार थे, उसने कह रहा है जो डेरियस जब शासन कर रहा था तो उसके संबंध में सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो पूरा प्रदेश, जो जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूरा क्षेत्र भी शामिल था, और राजस्थान का जो राजपुताना का क्षेत्र था जो रेगिस्तान का तक फैला हुआ था, जिसको थार मरुस्थल जहाँ स्थित है, तो ये सारे क्षेत्र शामिल थे। मिनांडर तथा उसके पुत्र एस्टेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। मिनांडर तथा उसके पुत्र का नाम था एस्टेटो प्रथम, और ये दोनों के जो सिक्के हैं वो मथुरा के क्षेत्र से मिले हैं, जो मथुरा आज उत्तर प्रदेश में है। एस्टेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शीशे के सिक्के जो जारी किए थे वो एस्टेटो द्वितीय ही थे। इस हिंदी यवन शासक का शासन 25 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। कह रहा है कि 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित शुंग जब शासन कर रहा था, पुष्यमित शुंग ने जो अंतिम मौर्य वंश का शासक था उसका नाम था बृहद, जब वह शासन कर रहा था तो उनको हराता है 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित शुंग ने, और उनकी हत्या कर देता है, बृहदत्त की हत्या करके मौर्य वंश की जगह पर शुंग राजवंश की स्थापना कर देता है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित ने 36 वर्ष तक शासन किया। पुराण जो ग्रंथ है उसके अनुसार कह रहा है पुष्यमित शुंग ने लगभग 36 वर्ष तक भारत पर शासन करता है, यानी मौर्य साम्राज्य के ऊपर। जो मौर्य साम्राज्य, जहाँ पर पहले मौर्य साम्राज्य था वहाँ पर अब शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया। महर्षि पाणिनि ने कहा कि शुंग वंश जो था वो भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण से संबंधित था। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित ने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। पतंजलि पुष्यमित शुंग का पुरोहित थे। अयोध्या लेख में कहा गया है कि पुष्यमित ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है राजा के द्वारा यज्ञ किया जाता, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता, और जितने क्षेत्र तक वो घोड़ा जाते थे, घूम के आते थे, वो पूरा क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। पतंजलि पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित शुंग जो शासक था उसका पुरोहित था पतंजलि। शुंग वंश का नवा शासक भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकीडस का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राजदरबार में उपस्थित हुआ था। कह रहा है तक्षशिला के जो यवन नरेश और उसका नाम था एंटियालकीडस, और उनका राजदूत था हेलियोडोरस, तो उसके विदिशा राजदरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और विदिशा बेसन नगर में गुरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान भागवत विष्णु की पूजा की थी। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति, जिसको देवभूमि भी कह सकते हैं, अपनी अमात वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। अमात का मतलब है कि उसकी जो सैनिक थी उनके द्वारा शुंग वंश का जो अंतिम राजा था देवभूति, उनकी हत्या उनके जो सेनापति थे उनके द्वारा कर दिया गया था, जिसको अमात कहा जाता था। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कन्नव या कनवायन नाम से जाना जाता है।
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन का था। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में जो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राज था वो सातवाहन वंश के था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक या सिमुक या शिप्रक दिया गया है। याद रखेंगे कि सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे उनकी जो स्थापना किया था, उनके शासक को संस्थापक को या तो सिंधुक कह सकते हैं, या सिमुक कह सकते हैं, या शिप्रक कह सकते हैं, जिसने कनब वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। यानी सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे उसने कनब वंश के राजा जो था, कनब वंश का जो अंतिम राजा था सुशर्मा, उनका हत्या कर देता है और उसके जगह पर सातवाहन वंश की नींव डाल देता है। पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं। पुराण जो ग्रंथ है उसमें 30 या 31 सातवाहन राजा के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान में अवस्थित थी। यानी सातवाहन वंश की जो वास्तविक रियल राजधानी क्षेत्र था सातवाहन का, वो प्रतिष्ठान कह सकते हैं या पैठान कह सकते हैं। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत या आंध्र जातीय कहा गया। पुराण जो ग्रंथ है उसमें इसको सातवाहन वंश को आंध्रभृत कहा गया है या आंध्र जातीय का कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। जो आरंभ में जो सातवाहन की जो राजधानी थी वो अमरावती में ही थी। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सतकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक गोमतीपुत्र सतकर्णी ने कहा है कि सातवाहन शासक था गोमतीपुत्र सतकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका था। यानी भारत में जो 4 वर्ण वाली व्यवस्था थी वो सातवाहन से पहले पतनशील हो गया था। उन व्यवस्था को सातवाहन शासक ने पुनः स्थापित किया। जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसी वर्ण के अकॉर्डिंग उसे अपना जीविका चलाना होगा। उस वर्ण पद्धति को उसने स्थापित किया था। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक सातवाहन शासकों को कहा जाता है। और गोमतीपुत्र सतकर्णी के नासिक अभिलेख में आदित्य ब्राह्मण, एक ब्राह्मण और वेदों का आश्रय कहा जाता है। गोमतीपुत्र सतकर्णी को ही के द्वारा ही नासिक अभिलेख लिखे गए हैं और उसमें आदित्य ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण और वेदों का आश्रय कहा गया है तथा क्षत्रिय दप मनमदा अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया। और क्षत्रियों को दबाने वाला, मर्दन का मतलब जिनको पीड़ा पहुंचाते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं, जिनके प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास करते हैं। विशिष्टि पुत्र पुलमावी को दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है। 2 पतवारों वाला जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यक्षरी सतकर्णी था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघ वाहन था। कलिंग जो उड़ीसा के क्षेत्र है वर्तमान में, उसको कलिंग कहा जाता है और वहां पर चेदी वंश का शासन स्थापित था। तो यदि कहा जाता है कि कलिंग जो है वहां पर किस वंश का शासन था, यानी चेदी वंश कहाँ शासन करते थे, तो कलिंग में करते थे। और कलिंग वर्तमान में उड़ीसा को कहा जाता है। एक प्रश्न भी पूछा गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघ वाहन था। कलिंग में जो चेदी वंश की स्थापना करता है वह महामेघ वाहन था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। चेदी वंश के शासक थे खारवेल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खारवेल जो था वह किस वंश से संबंधित था, तो इसका उत्तर होगा चेदी वंश के। और ये सबसे प्राचीन इतिहास में जितने भी शासक हुए सबसे योग्य सम्राट था खारवेल। उड़ीसा यानी ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ियों की हाथी गुंफा से उनका एक बीना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यानी उदयगिरी पहाड़ी जो उड़ीसा में स्थित है वहां पर हाथी गुफा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस गुफा अभिलेख का नाम है हाथी गुंफा अभिलेख और यह अभिलेख खारवेल से संबंधित है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजाभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। हाथी गुंफा अभिलेख जो है ये
कलिंग वंश से संबंधित है, खारवेल से संबंधित है। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के जो बचपन कैसे बीता उसके बारे में बताया गया है, उनकी शिक्षा के बारे में बताया गया, वो पढ़ा कैसे, शिक्षा कैसे ग्रहण किया, राज्याभिषेक कब हुआ था, और राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया। और राजा जब बनता है तो उसके बाद बनने के 13 वर्ष आगे तक वो किस प्रकार से शासन करता है, ये सारी बातें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास का जानने का एकमात्र स्रोत है। खारवेल के बारे में, खारवेल के बारे में, उसके शासन प्रशासन के बारे में यदि जानने का कोई स्रोत है तो मात्र एक ही स्रोत है, वह है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राजा चोल, चेर, पांड्यों को पराजित किया था। और हाथी गुम्फा अभिलेख में यह बात भी बताया गया है, उसी अभिलेख से पता चलता है कि दक्षिण के 3 राज चोल, चेर, पांड्य जो वर्तमान में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में थे, यहाँ से चेर, चोल और पांड्य के बारे में पता चलता है, जिनको उसने पराजित किया था। जिसने खारवेल ने पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। पांड्य जो वंश शासन कर रहा था, उनके जो शासक था उसे कह रहा है कि पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था, यानी खारवेल ने उसे हराया और गधे का जो हल था उनको उनके द्वारा चलवाया गया था, खारवेल के द्वारा चलवाया गया था। उनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, यानी खारवेल जो था वो जैन धर्म को पद से दिया था, बढ़ावा दिया था, जैन धर्म को वो मानते थे। यही कह रहा है कि जैन धर्म के प्रति उनका काफी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली है। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। जस्टिन जो था, रोमन कानून जो था उसमें जो खामियां थी उनको संशोधन किया था जस्टिनियन रोमन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।